नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। कहने को तो रीवा में कई निजी अस्पताल संचालित हैं, साथ ही श्याम साह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। लेकिन लगातार निजी अस्पतालों की भी रीवा में भरमार होती जा रही है, जिसके चलते अब निजी अस्पतालों में भी जमकर प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। ऐसे ही प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने के लिए बिहान अस्पताल में रिटायर्ड मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ क्रिटिकल केयर डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। बिहान अस्पताल में मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे ने हार्ट अटैक, निमोनिया, ब्रेन फीवर, सर्प काटने जैसे विभिन्न क्रिटिकल मरीजों को ठीक कर चुके हैं। विराट 24 से चर्चा करते हुए मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि उनका जन्म रीवा में ही हुआ। शहडोल जिले के व्यवहारी में 12वीं तक की पढ़ाई की, इसके बाद इंदौर से MBBS की और आर्मी ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, एम्स भोपाल, लखनऊ और MP हेल्थ सेंटर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जो आई थी लड़की वो कहाँ है? वो जो आई थी लड़की वो कहाँ है? लेकिन अपनी जन्मभूमि का लगाव उन्हें नहीं छोड़ा और आखिर परिवार के द्वारा प्रेरित किए जाने पर बिहान हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे ने बिहान हॉस्पिटल ही ज्वाइन करने के पीछे कारण बताया कि यह 100 बिस्तर का अस्पताल है, अच्छी ICU है, जिसके चलते उन्होंने बिहान अस्पताल को ही चुना। आइए आपको सुनाते हैं मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे ने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी और क्या सावधानियां बताई हैं। सर, रीवा में आपका कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि मेरा जन्म रीवा में ही हुआ है। मैं रीवा में, यहाँ से कुछ दूर पे मेरा गांव भी है और मैं यहाँ से व्यवहारी है शहडोल में, वहाँ मैं पढ़ता था और स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए इंदौर गया, इंदौर से MBBS हुई। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, आर्मी मेडिकल कोर में, और वहाँ से MD मेरी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से हुई। वहाँ से आने के बाद मैंने एम्स भोपाल में भी काम किया। उसके बाद KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जाके मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 1 साल की फेलोशिप की और उसके बाद आने में MP गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको ज्वाइन किया और मैं भोपाल में पोस्टेड था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आके बिहान हॉस्पिटल रीवा में मैंने ज्वाइन किया। सर, दूसरा ये प्रश्न है कि रीवा को आपने क्यों चुना? क्योंकि आप एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था भी जा सकते थे, कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके सामने। रीवा आपने क्यों चूज़ किया? और बिहार तो रीवा मुख्यतया जब मैं आर्मी में था तब भी मेरे मन में ये बात थी कि वापस रीवा आएंगे, जहाँ पे घर है, गाँव है। तो उस वजह से यहाँ आने के बाद फिर बिहान हॉस्पिटल है, यहाँ तो 100 बेड हॉस्पिटल है, काफ़ी बढ़िया यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे जो केसेस हैं वो अच्छा है। ICU अच्छा संचालित हो रहा था पहले से भी और हमारे पास करीब 18 बेड का ICU है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे इंस्टीट्यूट में अच्छा लगा, व्यवस्थाएं अच्छी लगी, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। सर, तीसरा सबसे बड़ा जो आजकल युवाओं में जो कार्डियक अरेस्ट की ज़्यादा बात देखा जा रहा है सिम्टम, उसको लेकर आपका क्या मानना है? कार्डियक अरेस्ट के मामले में आप ये मानिए कि भारतवर्ष में इसका कुछ कारण जेनेटिक भी है। जेनेटिक और जो माता पिता से आनुवांशिक तौर पर हमें बीमारियां आती हैं, तो एक कारण वो भी है। लेकिन उसके बाद फिर जो प्रमुख कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे कि दिनचर्या में सही समय पर सोना, पौष्टिक भोजन लेना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से दूर रहना, किसी भी तरह से नशे से जैसे कि स्मोकिंग और दूसरी तरह से जो चीज़ें होती हैं एडिक्शन वाली, उनसे दूर रहना, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। और इन चीज़ों में, इन आदतों में अभी
हमारी लोगों में कुछ अनियमितताएं ज़्यादा आती जा रही हैं, देखी गई हैं। तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि कार्डियक डिसीज़ या कोई भी लाइफस्टाइल डिसीजेज इनसे बढ़ने का खतरा रहता है। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि रीवा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और रीवा जो है वो युवा उसकी नशे में लगता हुआ है, तो क्या इसका भी प्रमुख एक कारण माना जा सकता है कि जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं, तो कार्डियक अरेस्ट और कई अदर डिसीजेज से पैदा हो रहा है? वैसे आप डायरेक्टली लिंकिंग तो इसको किया नहीं गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर नशे वगैरह की आदतें हैं जिनमें उनकी दिनचर्या निश्चित तौर पर प्रभावित होती होगी, निश्चित तौर पर एक्सरसाइज वगैरह या दूसरे जो अच्छी आदतें हैं उनमें उसकी कमी पाई जाती होगी, और फिर धीरे धीरे उसके साथ में वो स्मोकिंग से भी और अल्कोहल से भी ज़रूर जुड़े रहते होंगे। तो फिर इसका तो सीधा प्रभाव देखा गया है कार्डियक डिसीजेज पे या दूसरी लाइफस्टाइल डिसीजेज पे सीधा प्रभाव देखा गया है। सर रेहान हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद अभी तक का सबसे जो क्रिटिकल केस आपने यहाँ पे पाया, वो उसका कुछ एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें? रेहान हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिटिकल केसेस हैं, एक केस को कहना मुश्किल है, बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते हैं। उसमें से मुख्यतया जो निमोनिया है, बायलेटरल निमोनिया या ARDS के जो केसेस हैं, यानी फेफड़े के संबंध, फेफड़े से जो जुड़ी बीमारी है, और दूसरा अभी जैसे हमारे पास केसेस स्नेक बाइट केसेस हैं, या डायबिटीज़ की वजह से जो शरीर में एसिड बढ़ जाता है, यानी डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है। और इसके अलावा जो स्ट्रोक के केसेस हैं, स्ट्रोक और बुखार, कई बार जब कॉम्प्लिकेटेड फीवर हो जाता है तो उसको जैसे दिमागी बुखार कहते हैं, या सेरेब्रल फीवर, जैसे आप सेरेब्रल मलेरिया समझ लीजिए, या हमारे पास केसेस था स्क्रब टाइफस का केस था जिसमें इंसेफेलाइटिस हुई थी। तो इस तरह से अनेक केस मतलब अभी तक देखे गए हैं और मैंने यहाँ पे देखे हैं अनेकों केसेस। वेंटिलेटर भी मैनेज हुए हैं, उसके बाद वापस ठीक हुए हैं। इस तरह से बहुत केसेस देखने में आए। और सर रेहान हॉस्पिटल रीवा में कई प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हैं, लेकिन रेहान हॉस्पिटल को ऐसा क्या है जो अमृता से अलग बनाता है? फैसिलिटीज़ के बारे में आप? रेहान हॉस्पिटल में इस समय जो हमारी कोशिश है कि 24 घंटे यहाँ इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की सुविधाएं मिलें, क्योंकि क्या ये कोशिश है हमारी। और इसके लिए हम अपने ICU को मॉडर्न बनाना, उसमें इक्विप्ड बनाना, उसके प्रोटोकॉल अच्छे रखना, और कैजुअल्टी में हमेशा जो अच्छे डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को अटेंड करना, इस चीज़ के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो सामान्य तौर पे OPD सुविधाएं अच्छी हैं, हमेशा से हमारे यहाँ निश्चित समय पे हर विभाग की OPD सुविधाएं मिलती रही हैं। पर अभी जो और ज़्यादा ध्यान है कि सभी विभागों के मरीजों के लिए और ख़ास तौर पे इमरजेंसी और क्रिटिकल मरीजों के लिए यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई जाएँ और उनको हमेशा 24/7 एक्टिवेट रखा जाए। तो ये एक नई चीज़ चल रही है। सर रेहान डॉक्टर राकेश पटेल और आपका कैसा क्या रिश्ता रहा है? हम लोग अपने मेडिकल की तैयारी के दौरान ही पहली बार मिले थे, आज से बहुत समय पहले, 20-22 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, और तब से हम लगातार एक अच्छे मित्र के तौर पर और अच्छे प्रोफेशनल्स के तौर पे जुड़े रहे हैं। तो और ये भी एक बहुत प्रमुख कारण रहा है कि जब मैं रीवा में आया तो मैंने यहाँ रेहान अस्पताल में ही कार्य शुरू किया। और सर एक सवाल ये रहा है कि अभी तक जो है काउंसलिंग को लेकर जो पेशेंट्स के अटेंडर्स आते हैं, पहले क्रिटिकल फेज में आते हैं, चीज़ें जब कोलैप्स मोड में चली जाती हैं, चीज़ें अनडायरेक्ट वे में चली जाती हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए उसको? मरीजों को काउंसलिंग के लिए मुख्यतः जो समस्या देखने में आती है कि जब मरीज पेशेंट की स्थिति के बारे में उन्हें जो बताया जा रहा है उसको सही तरीके से समझ न पाएँ या ग्रहण न कर पाएँ, और उसमें कई बार ऐसा मामला होता है कि मरीज़ सामने से देखने में ठीक लग रहा होता है, किंतु उसके ब्लड रिपोर्ट्स और जो उसकी फिजियोलॉजी है, यानी सामान्य शारीरिक व्यवस्था है, उतनी अच्छी नहीं होती है।
कई बार ऐसा समझ में आता है कि कोई लंबी क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो कि पूरी तरह से ठीक होने योग्य नहीं होती हैं, और इमरजेंसी में अनेकों पेशेंट ऐसे भी रिसीव होते हैं जो इतने क्रिटिकल होते हैं कि अगर उनका दवाई या उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो उसमें उनके सर्वाइवल के चांसेस भी मतलब सर्वाइवल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो परिजनों को ये चीज़ समझना होगा कि हॉस्पिटल में आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसमें वो धीरे धीरे उसका कोर्स कैसे आगे बढ़ता है और कैसे उसमें होने की संभावनाएं, यानी अच्छा और अच्छा ना होने की संभावनाएं कितनी होती हैं, यानी उसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है, तो उन्हें ये समझना होता है। और हम डॉक्टरों के द्वारा भी उन्हें हर रोज़ एक बार दो बार अच्छी तरीके से, हमारा भी कर्तव्य है कि उन्हें बताएं, ताकि वो अपने बीमार के या पेशेंट के लिए सही तरीके से समझ सके कि क्या बीमारी है, किस स्थिति में है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, आगे की क्या प्लान है, आगे क्या सोच रहे हैं, क्या स्थिति यानी ठीक होने की संभावनाएं क्या है, ये सब चीज़ें उनको अच्छी तरह से मालूम है। सर, कई वर्षों का अनुभव और इतने मेडिकल एक्सपर्टीज़ के तौर पर काम करना, एक सुझाव रीवा वासियों के लिए, एक सुझाव बिहान हॉस्पिटल में आए परिजनों के लिए आप क्या देना चाहेंगे, एक मैसेज? मुख्यतया यहाँ पर रीवा के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि कई बार बीमारी में आने में देरी होती है। सामान्य बुखार भी है, ठीक है, उसको हम सोचते हैं कोई ऐसा बुखार है 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भी देखा गया है कि बुखार में 15-15 दिन तक भी देरी हो जाती है। उसका सामान्य कहीं ऐसी जगह पे इलाज, जैसे गांव वगैरह में इलाज चलता रहता है, तो और फिर जब यहाँ मर जाता है तब तक उसके अनेकों अंग प्रभावित हो चुके होते हैं, ऐसा होता है। और कुछ एक बार ऐसा भी देखा गया है कि चूँकि आस्था से संबंधित चीज़ें भी होती हैं, जैसे झाड़ फूँक या बीड़ा वगैरह बांधना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई आपको ऐसा कुछ सिम्टम, कोई लक्षण आपके शरीर में उपस्थित आता है, तो उसको आप ज़्यादा इग्नोर ना करते हुए उसका डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, ताकि हो सकता है कि बहुत कम खर्चे में और बहुत कम दिनों में जल्दी ही पेशेंट को आराम मिल जाए और वो जो बीमारी हो बढ़ने न पाए। तो ये एक मेरी बात कहना चाहता हूँ। आप सुन रहे थे मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे को। मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे, जिन्होंने सेना में सेवा देने के बाद रीवा में अपनी सेवाएं देने शुरू की है और कई क्रिटिकल मरीजों को ठीक किया है, जो अब बिहान अस्पताल में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आशा है कि आप मेजर डॉक्टर प्रमोद पांडे के द्वारा दिए गए सुझाव और सावधानियों को अपने जीवन में अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल आप बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।